अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। मेरी एक लड़ाई चल रही थी, वो मैं बाद में निपटूंगा उससे। हाँ, मुझे लग रहा है इसलिए मैंने कहा जल्दी से हम आ जाए और कोई और बात। भाई लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं मुल्क में और हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, लेकिन माशाल्लाह जो लड़ाइयाँ चल रही हैं। हमने कुछ दिन पहले आपको कहा था कि वो पॉपकॉर्न लेके ना साइड पे बैठ जाएं, ये ऐसी मूवी, ऐसी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ऐसी मूवी चल रही है कि आपने कहीं ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं देखे होंगे। और हर रोज की तरह कल शाम को भी आपको पता है कि क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। बिल्कुल, मतलब कल सारा दिन खुल गई है एकदम वो सिलसिला चलता रहा। लेकिन हुमा, टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट फाइंडिंग इट एंटरटेनिंग एट ऑल, क्योंकि इस सब में बहैसियत पाकिस्तानी हम सबको फिक्रमंद होना चाहिए और हम सब फिक्रमंद हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। आपको पता ही है मौशी हालात किस नहज पर पहुंच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और गुज़श्ता गवर्नमेंट की अगर सूरत हाल देखें, PMLN के आखिरी 1.5 साल ऐसा लग रहा था कोई गवर्नेंस कर नहीं रहा और बस अपनी हुकूमत बचाने के लिए ही वक्त गुजारा जा रहा है। और अब भी ऑलमोस्ट सारी तवज्जो हुकूमत की, जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है, उसकी तमाम तवज्जो इसी तरफ मबजूल है। तो अवामी इशूज़ और मईशत की सूरत हाल, इन तमाम चीज़ों पर शायद ही कोई बात भी हो रही है, कोई तवज्जो भी दे रहा है। बात वैसे पुरानी हो गई है, क्योंकि अवामी इश्यूज़ पे आपको पता है कि 1.5 साल से पहले PMLN ने अपनी मार्चेस स्टार्ट की, थ्रू आउट पंजाब कर रहे थे, बाकी फिर PDM बन गए, उनकी अपनी और चीज़ें स्टार्ट हो गई। हमने हमेशा पॉइंट आउट की है कि अवाम जो होते हैं ना, जो सामने कुछ लोग आए होते हैं, वो लिटरली उस वक्त एंटरटेनमेंट के लिए आए होते हैं। दे हैव नथिंग टू डू, नॉट कि उनके कोई मसाइल का हल यहाँ निकलने वाला है। और अभी भी हमें वही नज़र आ रहा है, हर कोई अपनी सीट बचा रहा है या फिर कहीं और जा रहा है। मतलब दे आर वर्किंग फॉर देम और शदीद इल्जामात की सियासत। अच्छा, जल्दी से एक ट्रिविया देना है, हमारे पास टाइम बड़ा कम है। आप लोग एक लफ्ज कल से परसों से सुन रहे हैं, छांगा मांगा की सियासत। सो सोचा वो लोग जो इस तमाम मामले से वाकिफ नहीं है उन्हें बता दें कि एक्चुअली छांगा मांगा नहीं गए हुए, उन्हें बता दें 1990 में इलेक्शन के बाद सेंटर में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बनी इन पंजाब, और मियां नवाज शरीफ वजीर आला थे। और पीपल्स पार्टी ने चाहा कि पंजाब में भी उनकी गवर्नमेंट बनाई जाए, और इसी तरह मुबैना तौर पर उन्होंने PMLN और कुछ हम ख्याल लोगों को राग़िब करने की कोशिश की, उनके मेंबरान को। और मियां नवाज शरीफ ने मुबैना तौर पर यह किया कि अपने तमाम मेंबरान पार्लियामेंट एज इन पंजाब असम्बली और हम ख्याल लोगों को छांगा मांगा के एक रेस्ट हाउस में ठहरा दिया। अब बंद कर दिया या ठहरा दिया, वहीं पे उन्हें रखा और इस तरह उन्हें किसी से मिलने ना दिया। और वो कोशिश जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी मुबैना तौर पर, वो नाकाम हुई। सो वहां से टर्म कॉइन हुई छांगा मांगा की सियासत। आई जस्ट थॉट के बहुत से लोगों को शायद ना पता हो, पर्टिकुलरली नौजवान नस्ल को, तो उन्हें जरा बता दें। अब एवरीबडी नोज कि क्या हो रहा है, लेकिन ये तो पुरानी बात कर रहे हैं। माशाल्लाह लेटेस्ट इतनी बातें हैं दैट वी नीड टू टॉक अबाउट, और उनको भी समझने की जरूरत है। तो हमें ऑलरेडी पता था कि आज की सारी खबरों में और बातों में हमें थोड़ी सी रिलीफ की जरूरत होगी, तो हमने इनको रिक्वेस्ट किया कि भाई आज हमारे आप गेस्ट बन जाए। अभी हमें ट्वीट आई है कि भाई आपने अभी बता दिया कि सिंध हाउस को छांगा मांगा बना दिया गया है, तो अब हमें समझ आ गई है कि टर्म कहां से क्वाइन हुई थी, और किसी भी चीज को छांगा मांगा जब सियासी माहौल में कहा जाता है तो वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि इट हैज अ बिट ऑफ ए हिस्ट्री। लेकिन जरा लेटेस्ट डेवलपमेंट पे आते हैं और थोड़ा सा आपको प्रेस ही दे देते हैं। ऑफ कोर्स वी हैव आवर एनालिस्ट, आवर गेस्ट एज वेल। तहरीक अदम एतमाद से पहले ही वजीर आजम अपने ही लोगों का एतमाद जो है वो खोते जा रहे हैं, और इत्तेहादी तो शिकवे कर ही रहे थे। PTI के अपने मुनहरिफ अरकान भी खुलकर सामने आ गए हैं, और जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर हामिद मीर सिंध हाउस के अंदर पहुंचकर अहम तरीन खबर जो है वो बाहर ले आए, आपको दिखा भी रहे हैं। सिंध हाउस में राजा रियाज, नूर आलम खान, रमेश कुमार, बासित सुल्तान, नवाब शेर वसीर, रियाज मजारी, राना कासिम नून, वजीहा कमर समेत PTI के कई नाराज अरकान जो हैं वो मौजूद थे। और राजा रियाज ने 24 अरकान की मौजूदगी का दावा भी किया। कल पूरा दिन मुनहरिफ अरकान पूरे मीडिया पर छाए रहे, मतलब अब वो छुप नहीं रहे, अब वो सामने आ गए। तो इसलिए फैसला किया है कि यहाँ पे क्योंकि पुलिस ने लाजिस पे हमला किया है, हम इधर 2 दर्जन के करीब लोग मौजूद हैं, इनका तल्लुक PTI से है। हमें वो गधे खच्चर और घोड़े कहेगा जिसको, तो फिर उसे अच्छाई की को क्या रखेगा? PTI के टिकट पे लड़ेंगे। 24 MLA, 3 फेडरल मिनिस्टर जो है वो इनसे जो है वो जा चुके हैं। हुकूमत की सफ़ों में ज़िलज़ला आने से पहले ही वज़ीर आज़म इमरान खान सिंध हाउस में मुनहरिफ अराकीन की मौजूदगी का जिक्र भी कर चुके थे, आपको याद होगा, नहीं तो हम दिखा देते हैं। इस्लामाबाद में सिंध हाउस है। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं,
लोगों के जमीर खरीदने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए। और साथ ही वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी सिंध हाउस को जमीर खरीदने की मंडी करार दे दिया। सिंध हाउस के अंदर जिस किस्म का सेटअप बनाया गया है, जिस किस्म की बोलियां लग रही हैं, जिस किस्म के जमीन बेचने की कोशिश करी, इजाजत दोगे तुम लोग? बचो उस वक्त से जब इमरान खान ने हमें ये कॉल दे दी, नौजवानों को ये कॉल दे दी कि खुद जाके इस हॉर्स ट्रेडिंग को रोको। जब मुनरिफ अरकान मंजर आम पर आए तो वो जरा फट पड़े तो हम जरा अंडरस्टेटमेंट दे रहे हैं। वजीर दाग नहीं वो जो शहबाज गिल फटे नहीं थे तो और क्या था? मुझे शहबाज गिल के हवाले से कल आपने सुनी लिया होगा, वो आपको एक्चुअली दिखा नहीं सकते कि वो किस तरह गालियों पे उतर आए थे। और साथ साथ वो रमेश कुमार को ये भी कह रहे थे कि आपको याद है कि पता नहीं कौन सी आप दवाइयाँ, झूठी दवाइयाँ बेचने आए थे। अगर आपको ये पता है कि वो ये करने आए थे, लेट्स सपोज, तो आपने उनको टिकट दे दिया और अपनी पार्टी में ले लिया। यू न्यू व्हाट ही वाज डूइंग। नहीं पार्टी में आने के बाद ये कर रहे थे, तो मतलब आप अपने आप को साथ ना इन सारी चीजों में एक्सपोज कर रहे हैं। अच्छा, वजीर दाखिला ने एक मशवरा दिया है गवर्नर राज लगाने का, वो भी आप सुन लीजिए। मैंने आज इमरान खान से ये कहा है कि सिंध ने जो खरीदो फरोख्त की है, हमें सिंध में गवर्नर राज नाफद कर देना चाहिए। ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। जो अपने जमीर से वोट देने आना चाहता है वो बेशक देने आए। सिंध में कोई सिंध हाउस में पुलिस लॉन्च नहीं कर रहे, कोई नहीं भेज रहे, क्योंकि ये पैसों की लालच में गए हैं। ये जाने और इनके इलाके जाने और इनके लोग जाने। लेकिन आज मैं प्राइम मिनिस्टर को ये तजवीज़ दे के घर जा रहा हूँ कि सिंध में गवर्नर राज नाफज कर दिया। लगा सकता है इमरान खान गवर्नर। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि इस्तीफा दो और वापस जाओ, तुम्हारे बाप का वोट है। हमाद अजहर बोले कप्तान की इनिंग शुरू होने वाली है। बंदा ये कहता है कि मैं जमीर की आवाज पे वोट दे रहा हूं, उस बेशरम को मैं ये कहना चाहता हूं, तुम्हारे बाप का वोट है ये जो जिसके लेके तुम यहां पे बैठे हो? इमरान खान का वोट है। ये किसी की जमीर की आवाज नहीं है, ये रोकड़े की आवाज है, रोकड़े की। अभी मैच जो है ना वो बड़े इंटरेस्टिंग ओवर्स में चला गया है। अगले 2 ओवर्स में जरा इंतजार करें। कप्तान जो है उसकी इनिंग शुरू होने वाली है आखिरी 2 ओवर्स की, तो कोई अभी कंक्लूजन ड्रॉ ना करें। अच्छा, ये सारी गुफ्तगू सुन के ना थोड़ी सी परेशानी भी होती है, थोड़ी सी हंसी भी आती है, गुस्सा भी चढ़ता है, क्योंकि सियासत भी क्या चीज़ है भाई कि अपने मफाद में कोई काम हो तो जायज़ और अगर मफाद के ख़िलाफ़ हो तो नाजायज़। जैसे कि जी आपको याद दिला दें कि सेनेट चेयरमैनशिप में सादिक संजरानी के इंतखाब के दौरान अपोजिशन के अरकान असम्बली ने जब संजरानी के हक़ में वोट दिया, यही वुज़रा अपोजिशन अरकान के पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाने को ज़मीर की आवाज़, उस वक्त जमहूरियत की फतह हुई थी, उस वक्त ज़मीर की आवाज़ थी। अब क्यों आपको उस वक्त जमहूरियत की फतह थी, ज़मीर की आवाज़ थी और अब बिका हुआ है सब कुछ। हमारे बढ़ेंगे काम अगर इसका मतलब आपने पीएमएलएन के बंदे तोड़ लिए? नहीं, हमने नहीं तोड़े, लोगों का ज़मीर जागना शुरू हो गया। सेनेटर साहिबान ने जो पीपल्स पार्टी में हैं, पीएमएलएन में हैं, बाकी पार्टीज़ में हैं, उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला किया है। आज सही मानों में जमहूरियत की जीत हो रहा है। एक चीज़ और खुशी की बात है कि सेनेटर ने अपनी ज़मीर के मुताबिक फैसला किया। ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी, वो कुछ और होता है। अगर हॉर्स ये बोलते हैं आपस में ट्रेडिंग नहीं होगी, मुल्क को लूट का प्रेशर में नहीं है तो क्या है? ज़मीर के मुताबिक फैसला करेंगे। कुछ और होता है और ज़मीर की आवाज़ है और जमहूरियत की फतह है, लेकिन अब चूँकि हमारे खिलाफ बात हो रही है तो सब कुछ बिक गया है। अच्छा जी, बहरहाल इत्तलात गर्म है कि वज़ीर आज़म सिंध में गवर्नर राज लगाने के बारे में बड़ी संजीदगी से गौर कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने गवर्नर राज की तजवीज़ को पागलपन करार दिया है। इस पागलपन पे क्या ही कह सकता हूँ, सिर्फ इस बुनियाद पर कि इनके कुछ MNAs जो इनसे नाराज़ हैं, जो इनके साथ नहीं हैं, अगर वो सिंध हाउस में ठहर गए अपनी मर्ज़ी और मंशा से, तो सिंध हुकूमत को ख़त्म करें और गवर्नर लगा दें। इससे बड़ा पागलपन का कोई बयान हो सकता है, कोई ख्याल या सोच हो सकती है? मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को ये समझना चाहिए कि इस नैज पे अगर वो पहुँचे हैं तो ये शेख रशीद की तरह के वज़ीर हैं जिन्होंने उनको उल्टे सीधे मशवरे दिए और उन मशवरों की बिना पर इस नैज पे लाकर उनको खड़ा कर दिया है कि अपोजिशन तो पहले ही ख़िलाफ़ थी, इत्तेहादी छोड़ने को तैयार खड़े हैं और उनके अपने अरकान की बहुत बड़ी तादाद जो है वो उनके साथ नहीं है। अच्छा, इसके साथ ही सईद गनी ने यह भी कहा कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को रोका गया तो सिंध में PTI अरकान असम्बली को भी बाहर
नहीं निकलने देंगे। अच्छा, आज से ठीक 1 साल पहले जब वज़ीर आज़म ने नो कॉन्फिडेंस का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की कोशिश की थी, इनफैक्ट लिया था इसी ऐवान से, इसी कौमी असम्बली से, तो उनका क्या मौक़िफ़ था वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उनका एग्जैक्टली जो मौक़िफ़ था हूबहू अरकान आज वही करने जा रहे हैं। लेकिन आज वज़ीर आज़म सीख पा हैं, उनकी पार्टी गालियाँ बक रही है। सो देखिए कि उन्होंने 1 साल पहले इसी मौजू पर एग्जैक्ट इसी सिनेरियो को किन अल्फाज में बयान किया था। परसों कॉन्फिडेंस मोशन ले रहा हूँ, असेंबली के पास जा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस अपनी असेंबली को कह रहा हूँ आप बताएं सामने, क्योंकि वो तो ओपन होगा ना। आप ये आपका डेमोक्रेटिक, मैं अब अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूँ, ये आपका जमहूरी राइट है। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं हैं, मैं आपकी इज्जत करूँगा, ठीक है, मैं नाअहल हूँ, इतना काबिल नहीं हूँ, आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं ऑपोजिशन में चला जाऊँगा। तो यानी इनका कहना था कि मैं चला जाऊंगी, मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा, लेकिन आपको आप अपने ज़मीर की, आपको मैं नहीं पसंद तो आप वोट दे दें मेरे खिलाफ। अच्छा, लेकिन अब जब ऐसा होने जा रहा है, या अब जब वही अरकान जिनके बारे में कह रहे थे कि आप मेरे खिलाफ वोट दे दें वो कर रहे हैं, तो फिर आपके सामने ये सूरत हाल क्या बनी हुई है। तब इनको ये यकीन था कि इनके लिए चीज़ें मैनेज्ड हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि चलिए मैं एक हाई पेडेस्टल पे आता हूँ और मैं बयान देता हूँ। लेकिन अब जब इन्हें यकीन है कि इनके खिलाफ चीज़ें जा रही हैं तो वो सब कुछ आपके सामने है। इत्तेहादी MQM का भी कुछ कहना है इसमें, जरा वो भी सुन। उन्होंने वैसे एक नया आइडिया दिया। अच्छा, सुन तो लें। आज तो सूरत हाल बड़ी अफसोसनाक भी इस लिहाज से कि मेरा ख्याल है ये वाली सूरत हाल नहीं होनी चाहिए थी। जमहूरियत के और बहुत सारे तकाज़े हैं जिसके तहत होनी चाहिए थी, लेकिन अब बड़ी मुश्किल लग रही है, बड़ा मुश्किल लग रहा है। हुकूमत का बचना मुश्किल लग रहा है। अगर यही सूरत हाल रही तो फिर कैसे बच पाएंगे। PTI की हुकूमत बच सकती है और मैं इस पर ज़्यादा तबसरा करना नहीं चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिस पर कि गौर करना चाहिए। PTI की हुकूमत बच सकती है जी, और इमरान खान वज़ीर आज़म रह सकते हैं, ये शायद मुझे मुश्किल लग रहा है। इन्होंने तो माइनस इमरान खान PTI के बचने की बात कर दी है। लेट्स सी इस पे भी बात हो सकती है, हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन PTI तो पहले ही कह चुकी है कि इमरान खान इज़ PTI, PTI इज़ इमरान खान। खैर, स्पीकर असद कैसर साहब एक स्टेप आगे गए, उन्होंने कहा जी मैं इजलास बुलाऊंगा और जितने दिन चाहे मुलतवी कर दूंगा और मेरी बात को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो ये तो मेरा इख्तियार है, मैं अपनी सीक्रेट हिकमत अमली है जो वक्त आने पर सबके सामने जाहिर करूंगा। अब सारे खुल के सामने आ ही जाएं, क्योंकि अब अच्छा जी, तो इसी पे बात करते हैं। ज़रा तज्जियों और तबसरों का सिलसिला हम आपके साथ आज करेंगे। ज़रा कुछ देर के लिए नशिस्त, ये बैठक लगाएंगे हम सब मिलके। आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जियो पाकिस्तान TV हमारा ट्विटर हैंडल है। मज़हर अब्बास साहब आपके पास है तो आप हमसे पूछें। हाँ, मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतर काज़मी दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, हमने शुरू में ट्रिविया दिया था, वैसे मैंने कल सोचा था कि हु बेटर देन यू टू एक्सप्लेन के छांगा मांगा के वक्त क्या हुआ था, लेकिन अब तो चलिए हमने बता दिया। और आपको क्या नज़र आ रहा है इस सारी सूरत हाल में? ऑपोजिशन की जीत, ऑपोजिशन की हार, हुकूमत की हार, हुकूमत की जीत, पाकिस्तान के लिए क्या कुछ निकलेगा एट द एंड ऑफ दिस एपिसोड? मज़हर साहब, आवाज़ आ रही है? आई गेस वी विल ट्राई टू फिक्स द ऑडियो थिंग विद यू। अतर काज़मी साहब से इतनी देर बात और यही बात कर लेते हैं। अतर काज़मी साहब, ये सारी बातें एक दूसरे के पुराने चिट्ठे भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इल्ज़ाम तराशियाँ भी एक दूसरे के लिए हो रही हैं, तो पाकिस्तानी अवाम इस वक्त कंफ्यूजन में भी है और आई एम श्योर ज़रा गुस्से में भी है, क्योंकि जिस पे हमारा फेथ होता है वो बीच की बातें और निकल आती हैं। आप इस सिनारियो को किस तरह देख रहे हैं, ज़रा इन अ नटशेल बताइए। ऑब्वियसली पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है ये, जब आप ये कहें कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक और अपनी ज़मीर के मुताबिक वोट डाल रहे हैं, लेकिन कुछ अर्सा कबल ही आप जो हैं किसी और के टिकट के ऊपर मुंतखब होके आए हो। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि हमने अभी शहबाज गिल की भी बात की और उसके ऊपर बिल्कुल एहतजाज भी लोग कर रहे हैं, उसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं, और उसके ऊपर एक तरह से आपको सिलेक्टिव आउटरेज और फिट्स ऑफ मोरालिटी, अखलाकियात के दौरे भी लोगों को पड़ रहे हैं। लेकिन हमारे जो वोटों से लोग मुंतखब हुए वो अपने वोट बेच रहे हैं। इससे बड़ी और जमहूरियत में कोई इखलाक बाख्ता चीज हो सकती है? और उसके ऊपर कोई बहस ही नहीं हो रही कि ये किस तरह हो सकता है कि वो लोग जिनको हम मुंतखब करें, किसी भी जमात से उनका ताल्लुक हो, वो उधर गए हैं उस असेंबली में जो आइन बनाती है, जो कानून बनाती है, और वो लोग अपने वोट बेच रहे हैं करोड़ों में। यही चीज हमने सेनेट के इलेक्शन में भी देखी, यही चीज हमने पिछली हुकूमत में भी देखी, जब
पीटीआई के 20 एमपीएस ने अपने वोट बेचे, बाद में उनको निकाल दिया गया जमात से। तो ये एक बड़ा लम्हा फिक्री है हम सब पाकिस्तानियों के लिए। ये किस किस्म की जमहूरियत है जो चंद पैसों के ऊपर बिक जाती है? तो यकीनन पाकिस्तान के लिए ये कोई नेक शगुन नहीं है। अच्छा, ये संगीन इल्जाम है, मजहर साहब को भी ऐड कर लेते हैं। ये संगीन इल्जाम है जो हुकूमती जमात की तरफ से लगाया जा रहा है। मजहर साहब, अब ये मजहर साहब नहीं है। अच्छा, लेकिन फॉलो अप आपसे यही, चूंकि आपने ये बात की है अतर काज़िम साहब, तो आपसे ये पूछना मैं चाहती हूँ कि 2018 में जब इलेक्शंस हुए, आधे से ज़्यादा तो वो लोग थे जो पहले भी किसी और पार्टी के थे, वो इन्होंने इधर ज्वाइन कर लिया पीटीआई को। तो तब पीटीआई को भी तो नज़र आ जाना चाहिए था कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या हो सकता है। अगर ये लोग अभी छोड़ के आ सकते हैं तो हमें एग्जैक्टली और हमें छोड़ के जा भी सकते हैं, तो इट शुड नॉट सरप्राइज एनीबडी राइट नाउ। बिल्कुल, हमारी सियासत का ये हिस्सा रहा है कि पार्टियां लोग चेंज करते हैं, जिस तरफ की आवाज चलती है उस तरफ मिल जाते हैं। लेकिन उस वक्त को और आज की सिनारियो को हम मिला नहीं सकते। वो प्री इलेक्शन था, इलेक्शन से पहले लोग इधर भी जाते हैं, पार्टियां भी नहीं बनती हैं, किंग्स पार्टी भी बनती है। लेकिन उस वक्त किसी को मुस्लिम लीग नून से या पीपल्स पार्टी से पैसे दे के इस तरह खरीदने के इल्जामात नहीं थे, असेंबली नहीं थी, प्री इलेक्शन थे। अब तो इलेक्शंस हो गए, टिकट दिया जा रहा था, पैसे आप कह रहे हैं उस वक्त नहीं दिए जा रहे थे। काज़मी साहब, आपने भी कहा कि वोट खरीदे और बेचे जा रहे हैं। मज़हर साहब, बड़े संगीन इल्जामात हैं, अभी काज़मी साहब भी बता रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कह ही रही है कि जनाब ये छांगा मांगा और बाजार और मंडी और क्या कुछ नहीं। अगर वाकई इनके पास सबूत हैं, और दूसरी तरफ हमने देखा कल सिंध हाउस में जो लोग बैठे हुए हैं वो हल्फिया बयानात दे रहे हैं। कल तो एक मेंबर कौमी असम्बली ने कुरान पाक के ऊपर हाथ रखकर कसम खा ली। सो दूसरी तरफ से इल्जामात का सिलसिला जारी है। अगर वाकई कोई सबूत हैं तो इससे बेहतर क्या टाइम होगा कि ये सबूत अवाम के सामने लाए जाएं कि जनाब ये वोट खरीदे गए। शुक्रिया। देखिए, मैंने काज़मी साहब की बात तो नहीं सुनी, लेकिन जिस तरह आपने कहा सवाल ये है कि इमरान खान साहब को या पीटीआई को ये कब पता चला कि रमेश कुमार ऐसे हैं और राजा रियाज ऐसे हैं, नूर आलम खान थोड़े से क्योंकि मैं नूर आलम खान को बहुत अरसे से जानता हूं, या दीगर ऐसे हैं, ये कब पता चला? ये आज पता चला? आप शॉपिंग के लिए जब जाते हैं, दुकानदार आपको कोई चीजें देता है तो आप सबसे पहले तो उस पर एक्सपायरी डेट देखते हैं। उसके बाद जब घर आते हैं, कोई चीज खराब होती है तो आप दुकानदार से ब्लेम करते हैं ना। तो अब जिस दुकानदार ने आपको ये चीजें दी थी, उस दुकानदार से जाके पूछें कि ये कौन लोग थे, उनसे जाके पूछें। ये तो हमें तो इनका साल से पता है, बहुत से लोगों का। ये पार्टियां यूं ही बदलते रहते हैं। तो सवाल ये है कि ये आज क्यों ख्याल आ रहा है आपको? ये आज क्यों ख्याल? ये तो मेरी नुक्ता नजर से तो ये बाप प्लस है। अब वही बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ, उसको उस वक्त आपका क्या मौक़िफ़ था जब ये लोग हैंड ओवर हुए? ये जिनको आज हम जमीर फरोश कह रहे हैं, ये हमेशा से मोरलेस ऐसे ही थे। लेकिन चूंकि 2018 में हुकूमत बनानी थी तो उस वक्त ये कौमी मफाद में थे। आज जो वो वही काम कर रहे हैं जो काम करते रहे हैं, हुकूमत बनाने के लिए भी और हुकूमत गिराने के लिए भी। अब जो लोग आज इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कल वो रिग्रेट करेंगे। और ये विशेष साइकिल ऐसा लगता है कि इसी तरह चलता रहेगा। ये लोग प्रॉब्ली कुछ लोग होते हैं जो किसी के नहीं होते, और शायद ये सिलसिला कभी थमेगा नहीं। अतर साहब, ये बता दीजिएगा, क्विकली ये बता दीजिएगा कि आप भी कह रहे हैं कि जनाब ये वोट खरीदे गए हैं, बेचे गए हैं। अगर हुकूमत के पास एक्चुअली कोई सबूत हैं तो इससे बेहतर क्या टाइम होगा, या इससे इंपॉर्टेंट क्या टाइम होगा कि एक्चुअली ये सबूत लाए जाएं? अदरवाइज तो फिर ये इल्जामात ही हैं, सबूत तो कोई नहीं हुए। देखिए, हमें अपनी तारीख पे थोड़ी सी नजर डालनी पड़ेगी। जब पिछले दफा सेनेट के इलेक्शंस में वोट बिकने का इल्जाम लगा पिछली हुकूमत में, तो फिर 1.5-2 साल के बाद वीडियो भी सामने आ गई और देखा किस तरह वो 20 MPA पैसे ले रहे थे, और सब पूरी हमारी इन टीवी स्क्रीनों पर ही दिखाया गया। तो वक्त के साथ साथ सबूत भी आ जाते हैं। कल आप देख लें, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सिंध हाउस में तो कोई भी नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद उसी सिंध हाउस के अंदर टेलीफोने कर करके उन्होंने पूरे मीडिया को बुलाया और इंटरव्यूज दिए, इसलिए कि जब प्रेशर पड़ा कि अब कोई रेड हो जाएगा तो तमाम मीडिया को वहां बुला लिया गया। तो बात यह है कि अगर आप एक दिन पहले ये कह रहे हैं कि सिंध हाउस में कोई भी नहीं है, तो अगर वो अपनी जमीर पे फैसला कर रहे हैं तो ये वो लोग हैं जिनके लाखों वोट हैं। ये अपने हल्के में जाए, खड़े हुए अवाम को बताएं कि हम जमीर पे फैसला कर रहे हैं। अगर जमीर पे फैसला करना होता तो पहले वो कर लेते। जी काज़मी साहब जो अभी सेनेटर बने थे जब यूसुफ रजा गिलानी, तो वजीर आजम ने क्या कहा था कि मेरे MNAs बिक गए।
किसी एक एमएनए के खिलाफ कार्रवाई की वजीर आजम ने। अभी सिंध असेंबली में 4 पीटीआई के एमपीएस ने वोट दिया पीपल्स पार्टी को, किसी एक के खिलाफ कार्रवाई हुई? अच्छा मदर साहब, एक साल पहले जब वजीर आजम यही बात करते हैं, यही बात कर रहे थे, बस इतना अरसा भी नहीं गुजरा मदर साहब के हमसारों को भूल गया हो। एक साल पहले तक कहते थे कि अरकान असेंबली की मर्जी है, जिसे चाहे वोट देते, मतलब बड़ा ओपन हाउस उन्होंने रखा हुआ था, और अगर नहीं एतमाद का वोट मिला तो वो खुद कहते थे मैं ऑपोजिशन बेंचेस पे जाके बैठ जाऊंगा। तो अब क्या फिर, अब तो यही तो हो रहा है उमा, यही सूरत हाल है कि 2011 तक इमरान खान साहब का ये मौकिफ था कि मैं किसी लोटे को नहीं लूंगा, और अब लोटों की भरमार है पीटीआई में। तो जब लोटों को आप एक्सेप्ट करते हैं तो फिर लोटे वही काम करते हैं, और आज जो ऑपोजिशन उनको एक्सेप्ट कर रही है, कल यही ऑपोजिशन रिग्रेट भी करेगी। लेकिन ये हमारी पॉलिटिक्स का पॉलिटिकल कल्चर बना हुआ है कि आज कोई चीज मुझे खराब लगती है, वही चीज कल अच्छी लगती है। जो काफ लीग कल कातिल लीग थी, आज मेरी हलीफ है, और कल वो फिर हरीफ होगी। जो एमक्यूएम कल आपको हरीफ लगती थी, आज हलीफ रखती है। सो मफादात की सियासत है। ये किसमें कोई ये नहीं है कि इमरान खान साहब का डेवलपमेंट फंड के बारे में क्या मौक़िफ़ था कि ये करप्शन है, ये बंद कर दी जाएगी पीटीआई में। आप मुझे बताएं, आज यानी पैसे किसी को नवाजने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं ना, तो चीज ये है कि सबूत तो होते हैं, लेकिन वो सबूत मौक़िफ़ तो बहुत से थे जिस पे अब उनका मौक़िफ़ तब्दील हो गया, और वो खैर हम उस टर्म पे नहीं जाएंगे जो मौक़िफ़ खान साहब के तब्दील होते रहे हैं। काज़मी साहब, क्विकली आपसे जानना चाहेंगे, जब साजिद संजरानी के इलेक्शन के वक्त ये ज़मीर की आवाज़ थे और जमहूरियत की फतह थी, और वज़ीर आज़म का अपना बयान भी ऑन रिकॉर्ड है, जब वो कॉन्फिडेंस का वोट ले रहे थे तब ये सब कुछ ठीक था और ज़मीर की आवाज़ थी, और अब ज़मीर की आवाज़ नहीं है, तो ये अपने लिए कुछ और स्टैंडर्ड, दूसरों के लिए कुछ और स्टैंडर्ड, ये तमाम पार्टियों में होता है फिर। जी देखिए, एक तो ये अनफॉर्चुनेट साइड है हमारी पॉलिटिक्स की, मजहर साहब ने भी उसके ऊपर बात की, लेकिन वजीर आजम ने उस वक्त ये नहीं कहा था कि अपने वोट बेच दो जाके, उन्होंने कहा था अपनी जमीर के मुताबिक। अभी तो सामने नजर आ रहा है, वो भी यही कह रहे हैं कि हम तो जमीर के मुताबिक कर रहे हैं। किस तरह इस दो चीजों को कंपेयर कर सकते हैं? देयर इज नो कंपैरिजन हियर। वो बात उस तनाजुर में हो रही थी, वो कहते हैं आप जिस मर्जी को वोट दें, यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो नहीं काज़मी साहब, उन्होंने जब यूसुफ रजा गिलानी का इलेक्शन हुआ था तो उन्होंने इसका इजहार किया था कि लोगों ने अपने जमीर बेचे हैं, और किसी एक एमएनए के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अब ये फैसल वाडा की जो सीट खाली हुई थी सेनेट में, सिंध असेंबली में 4 लोगों ने वोट दिया पीपल्स पार्टी के हक में, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये बहस बहुत देर चल सकती है, लेकिन हमारे पास टाइम कम है। ये सारा दिन आप लोग आई एम श्योर करते ही रहेंगे ऑन जियो न्यूज़। अतर काज़मी और मजहर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। तो वही मौके सिचुएशन ऐसी है कि जितना हम समझने की कोशिश करते हैं ना, और सवाल आ जाते हैं। मतलब अभी हमने सोचा कि अच्छा कुछ चीज़ें समझ आ गई हैं, अब कुछ और सवाल आ गए हैं कि भाई ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ, और ख़ास तौर पर हुकूमत को कैसे नहीं पता चला कि इतने ज्यादा उनके लोग जो हैं डिसिडेंट हैं या डबल माइंडेड हैं, या शायद मतलब उनके लिए भी तो अच्छा, दो ही मौके अपनाए जा रहे हैं कि हुकूमती जमात का मौक़िफ़ ये है कि लोग बिक गए हैं और करोड़ों रुपए इन्होंने लिए हैं, और जो अपोजिशन है वो कहती है ये ज़मीर की आवाज़ है, और ये जो आपका किया धरा है वो आपके सामने आ रहा है। हामिद मीर साहब, जिनकी कल खबर सारा दिन मीडिया पे चलती रही, और सिंध हाउस गए और वहाँ पे बहुत से लोगों से इन्होंने मुलाकात की, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा भी बहुत से लोगों से मुलाकात की कर रहे हैं। मीर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग अगेन। कल तो आप छाए रहे, और अब आपकी दी हुई खबर भी हम सब देखते रहे, और उसने एक नया बोलचाल जो है वो हुकूमती सफ़ों में भी बर्पा कर दिया। लेकिन अब इतना स्ट्रांगली जब हुकूमत ये कहती है कि जनाब ये करोड़ों रुपए हैं और पैसों की बोरियां हैं, जिस पे लोग हलफ भी उठा रहे हैं, अब हल्फिया बयान भी दे रहे हैं, तो फिर सबूत ले आए, अदरवाइज तो इल्ज़ामात ही कंसिडर होंगे। मतलब दिस इज़ द राइट टाइम। इससे बेहतर और क्या टाइम होगा कि सबूत लेके आए कि लोगों ने पैसे लिए हैं? देखिए ना, सबूत तो पहले भी इमरान खान साहब जो सेनेट का इलेक्शन जब हुआ था, तो उस वक्त आपको याद होगा इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपने 20 एमपीएस जो उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, और वो जो सबूत हैं वो उस वक्त उनको दिए थे मोहसिन बेग साहब ने। एक वीडियो थी लैपटॉप पे इमरान खान को दिखाई, तो सबूत तो होते हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये मैंने पिछले 20-25 साल में देखा है कि जब भी किसी इलेक्शन में, ख्वाह वो सेनेट का हो, कौमी असेंबली का हो, कोई भी इलेक्शन हो, उसमें जब कोई हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा होता है ना, या पैसे दे रहा होता है, तो वो सबूत के तौर पे वीडियो जरूर रिकॉर्ड करता है उसे।
वो रिकॉर्ड जरूर कर लेते हैं कि हमारे पास सबूत हो कि अगर ये बंदा जो है ये हमें वोट ना दे तो हम इसको ये दिखाएं और इससे पैसे वापस लें। तो इसी तरह जो है वो इमरान खान साहब माजी में भी कार्रवाई करते रहे हैं। अब इन्होंने कोशिश बहुत की है, लेकिन जो मैं बात एक तसल्सल के साथ बार बार कह रहा हूँ पिछले कई दिनों से कि हुकूमत को अंदाजा भी नहीं है, इंफॉर्मेशन भी नहीं है, पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है और कौन कौन उनके साथ है, कौन कौन नहीं है। अब वो कल की बात तो कल छोड़े ना, अभी तो रात मेरी इतनी मुश्किल से गुजरी है। मैं सुबह 7 बजे गया हुआ था रेड रूम से बाहर। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत से जो पीटीआई के MNAs हैं वो सिंध हाउस में नहीं है, इमरान खान के खिलाफ हैं, सिंध हाउस में भी नहीं है, वो किसी और जगह पे बैठे हुए हैं और कोशिश कर रहे थे। मैं उनसे कोशिश कर रहा था कि आज वो भी हमारे साथ कैमरे पे बात कर ले, तो अभी तक वो तैयार नहीं हो रहे। तो ये अब फोकस मुझे लगता ये है कि ये जो MNA सामने आए हैं सिंध हाउस में है जो, तो इन्होंने सोचा होगा चलो हामिद मीर को बता देते हैं, फलां को बता देते हैं, फलां को बता देते हैं। तो ये जो वो 8-9 बाकी MNAs हैं ये उनको शायद प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत ही खौफजदा नजर आ रहे थे। तो इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर इनके पास सबूत है हॉर्स ट्रेडिंग का तो वो सामने ले आए। लेकिन एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाह रहा हूँ जी। जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो पंजाब असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मेजॉरिटी नहीं थी, मेजॉरिटी मुस्लिम लीग नून के पास थी और इमरान खान साहब के पास भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी कौमी असेंबली में। उनको भी इंडिपेंडेंस की जरूरत थी, कुछ एलाइज की जरूरत थी। ये सारा काम उनके लिए जहांगीर तरीन साहब ने और कुछ और लोगों ने किया था, मरकज में भी और पंजाब में जी, जो उनका जहाज भर भर के लोगों को लेके आता था और उन्होंने कन्विंस किया था लोगों को लाया गया था। और इत्तेफाक की बात है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, जब पंजाब असेंबली के कुछ इंडिपेंडेंट्स को गले में पीटीआई का वो रुमाल डालकर जहांगीर तरीन साहब बनी गाला में इमरान खान के पास लेके आए, तो वो पूरे के पूरे का जो वो क्राउड था जब वो उस तरफ आ रहा था, मैं इमरान खान साहब के ऑफिस में निकला तो मेरा जब उनके साथ आमना सामना हुआ, मैंने जब शक्लें देखी उन सब की, तो उनमें कुछ ऐसे भी थे जिनके बारे में मुझे पता था कि ये तो पीटीआई के नहीं है। तो मैंने कहका लगा दिया, जहांगीर तरीन साहब ने भी कहका लगा दिया और वहां पर मैंने भी बहुत कुछ देखा। बनी गाला यानी कि आप कहते हैं छांगा मांगा, भाई आपकी 2018 में मरकज और पंजाब में हुकूमत जो है वो बनी गाला में बनी, तो छांगा मांगा और बनी गाला का फर्क जो है वो अब मेरे से ज्यादा बेहतर कौन जानता है। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर सेनेट के इलेक्शन में जब सादिक सिजरानी साहब जो है उनके खिलाफ तरीके, तब तो ज़मीर की आवाज थी सर, सबके बयानात अभी हमने चलाए भी हैं। वो ज़मीर की आवाज थी, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो हो रहा है, अगर हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है तो बहुत गलत हो रही है। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि इस दफा ये जो सिंध हाउस में बैठे हुए हैं और ये जो इधर चक शहजाद की तरफ बहुत से बैठे हुए हैं लोग, और एक दो जो है ये टेक्सला में भी एक दो बैठे हुए हैं, तो ये जो लोग हैं ये पैसे की बजाय इन्होंने बार्गेन ये किया कि आप मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी और काफ लीग और JUIF ये अगले इलेक्शन में इन 4 पार्टियों के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे। अभी तक आप लोगों को सिर्फ पीपल्स पार्टी और PMLN और JUIF का पता है। मैं आपको आने वाले दिनों में 3-4 ऐसे PTI के MNAs के नाम बताऊंगा जिन्होंने डील की हुई है चौधरी परवेज लाई के साथ कि हम इमरान खान का साथ छोड़ेंगे तो आप अगले इलेक्शन में हमें PMLQ का टिकट दें। हालत ये टिकट पे ज्यादातर बार्गेन हो रहा है। फाइनली मीर साहब ये हो गई है कि PTI के MNAs काफ लीग के साथ बातचीत करें कि अगले इलेक्शन में हमें आप काफ लीग के टिकट। अच्छा मीर साहब, अब अगर नंबर्स देखे जाएं तो नंबर्स तो इतने ज्यादा हो चुके हैं कि जितनी रिक्वायर्ड थी उससे भी शायद डबल हो गए हैं। तो असद कैसर साहब कहते हैं कि अब वो कौमी असेंबली का इजलास जब चाहे तब बुलाएंगे, यानी डिले भी हो सकता है, बुला के तो मुलतवी कर देंगे। बिल्कुल, तो आगे आप क्या देखते हैं कि अभी क्या होगा? देखिए हुमा, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। अगर असद कैसर साहब जैसे ही तहरीकियत में एतमाद दाखिल करवाई गई कौमी असेंबली में, वो जल्दी इजलास बुला लेते ना पहले 3-4 दिन में, तो मेरी इंफॉर्मेशन और एनालिसिस के मुताबिक PTI के जो बागी अरकान है इनकी तादाद 16 से ऊपर ना जाती, टोटल 16 से ऊपर ना जाती। लेकिन जैसे जैसे डिले होता गया और उसके बाद इमरान खान साहब ने जलसे शुरू किए, उन्होंने बहुत ज्यादा मुखालफिन के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल करना शुरू की। उनके जो अपने मिनिस्टर्स हैं
वो उनके सामने कुछ कह रहे थे, बाहर जाके कुछ कह रहे थे, फिर उन्होंने नून लीग के साथ राब्ते शुरू कर दिए, पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते शुरू कर दिए। अब हालत ये हो गई है कि पिछले 3-4 दिन में नून लीग चौक हो गई है। नून लीग को समझ नहीं आ रही कि हम कितने लोग एडजस्ट करें, क्योंकि कितने आप देखें ना, एक एमएनए को जब आप एडजस्ट करेंगे इस वादे पर कि आपको अगला टिकट हम नून लीग की तरफ से लड़ाएंगे, तो जाहिर बात है उसके हल्के में नून लीग के भी तो लोग हैं ना, तो उनको नाराज करेंगे आप। कल राजा रियाज भी आपसे बात करते हुए यही कह रहे थे कि बाज लोग तो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि नून लीग एडजस्ट नहीं कर पा रही उन्हें। जी, उनके पास एडजस्ट नहीं कर पा रही। तो इसी तरह अब जिनको नून लीग एडजस्ट नहीं कर पा रही, तो वो जो पंजाब से हैं वो काफ लीग की तरफ जा रहे हैं, इसलिए कुछ लोगों ने काफ लीग से राब्ता कर लिया है, और कुछ जो है कराची वाले, आपके शहर वाले, वो पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं, और उनके नाम अभी तक सामने नहीं आए। जब उनके नाम सामने आएंगे तो अब्दुल्ला और हुमा, आपको बहुत मजा आएगा, भूचाल आ जाएगा फिर इसका मतलब। अभी हमें ब्रेक लेनी है, लेकिन जल्दी से वो 3 मिनिस्टर्स का जिक्र हो रहा है, नाम बताएंगे, आपको पता है? मुझे अंदाजा है, और कल मैंने राजा रियाज साहब से उनके नाम निकलवाने की कोशिश की थी। राजा रियाज साहब मेरे बहुत पुराने जानने वाले हैं, अगर वो बुरा ना बनाए तो मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो 3 मिनिस्टर्स हैं पीटीआई के, इनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त राजा रियाज साहब और इनके 3-4 बागी साथी हैं, क्योंकि ये मिनिस्टर हजरात आना चाह रहे हैं नून लीग की तरफ। तो एक तो नून लीग को इसके लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, दूसरा ये जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि हम तो 2-2.5 साल से इमरान खान की गवर्नेंस के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तो ये तो हमें गालियां दे रहे थे उस वक्त। अब जब हमने बगावत कर दिया तो ये भी हमारे साथ शामिल होना चाह रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इन मिनिस्टर्स हैं, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है मीर साहब? सॉरी टाइम हमारे पास कम है, क्योंकि लेकिन आप और खबरों का हम सबको इंतजार रहेगा, आपकी खबरों का भी इंतजार रहेगा। देख रही हूँ, और ऑब्वियसली आपको पता है कि वैसे तो सारी खबरें चल रही होती हैं, लेकिन ट्विटर पे आवामी राय भी जो है वो सामने आ जाती है। ऑल्दो ट्विटर इज़ नॉट अ ग्रेट एग्जाम्पल और सैम्पल रादर ऑफ द आवाम, बिकॉज बहुत सारी आवाम सोशल मीडिया पे नहीं भी होती, लेकिन किसी को कुछ दिखा भी दो ना, सामने प्रूफ भी दे दो, तो जिन्होंने नहीं मानना उन्होंने नहीं मानना, और फिर वो आपके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। तो ट्विटर भी बड़ा पोलराइज्ड है, आपको पता है ना, 2 एक्सट्रीम्स आपको नजर आते हैं। मुल्क पोलराइज्ड है तो ट्विटर क्यों ना पोलराइज्ड हो गया है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, इस सारी सियासी कश्मकश और तगोदो जो चल रही है इख्तिदार की, उसमें आपको बताना ये था कि रमज़ान मुबारक बिल्कुल सर पर है, और सिर्फ 1 महीने में जो घी बनास्पति घी होता है उसकी कीमत में 1 महीने में 22 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ है, और ऑलमोस्ट 452 एंड अबव पे मिल रहा है 1 किलो बनास्पति घी का पैकेट। तो मतलब बाकी बेसन और मतलब जो भी ज़रूरी रोज़ की आपकी अशिया होती हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप तो लगा ही सकते हैं जो आवाम हमें देख रहे हैं, लेकिन जिनकी लड़ाई चल रही है, जिनको इस पे नज़र रखनी चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए, वो बिजी हैं, उनकी अपनी एक और चीज़ चल रही है। तो लिहाजा जब हम ये सारी हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, पिछले घंटे में भी हमने की कि कौन किसको छोड़ के गया, हु विल बी, क्या होगा आगे, आवाम तो पिस रहे हैं ना, आवाम का क्या लेना देना किसी चीज़ के साथ। बेसन तो भी आप क्या पिसवाएंगे जाके, क्योंकि बेसन में आवाम पिस रहे हैं, पिसा हुआ जो बेसन है उसमें 30 रुपये ऑलमोस्ट फी किलो का इजाफा हुआ है। और सीमेंट के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, घर बनाना पहले ही मुश्किल था और अब लिटरली नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि सीमेंट की बोरी 880 मिनिमम, जो कि बुलंद तरीन सतह है, और इससे भी बाज़ जगहों पे ज़्यादा महंगी मिल रही है। एट टाइम्स यू नो, अ फ्रेंड ऑफ माइन वाज टेलिंग मी कि उसने 900 रुपये फ़ी बोरी के हिसाब से सीमेंट की बोरी खरीदी है। सो आप सोच ही लें कि क्या सूरत हाल है। और फिर आप उसका एक कंपैरिजन करें विद व्हाट इज़ हैपनिंग इन द एवान एंड ऑल्सो इन इस्लामाबाद। आप देखें कि अभी पता नहीं कि हमारा ये नो कॉन्फिडेंस ये मोशन होगा कि नहीं होगा। मतलब एवरीबडी इज़ हैंगिंग इन द बैलेंस। आवाम का किसी को ख्याल नहीं है। ऑपोजिशन भी अगर कहे या हुकूमत भी कहे कि जी हम ये सब कुछ आवाम के लिए कर रहे हैं, नोबडी इज़ डूइंग इट फॉर द आवाम। आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग दैम। मतलब ये कितनी कोई रेयर किस्म के ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। और क्या ये घर होगा, क्या हाउस होल्ड होगा, क्या कॉन्वर्सेशंस होती होंगी जहाँ दोनों बाप बेटी मतलब PhD डॉक्टरेट अंदाजा करें। अच्छा जी, कुछ सर्वे के रिजल्ट्स तो आप जियो न्यूज़ पर भी देख रहे हैं, लेकिन कुछ अवामी राय हमने भी जानने की कोशिश की है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ती ही जा रही हैं।
पहले हुकूमत के इत्तेहादी मैदान में आए, बज़ाहिर अपना फैसला सुना दिया कि वो अपोजिशन के साथ हैं। अब PTI के बागी अरकान भी अपनी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और नज़र ये आ रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए मामलात बंद गली की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म और उनकी टीम ने फैसला किया है कि वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे और अवाम इस सारे मामले को बड़ा बगौर जायजा ले रही है, इस सारे मामले का देख रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इज द स्टेक होल्डर इन ऑल दिस, तो लिहाजा अवाम डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं बाय व्हाट इज गोइंग ऑन। तो लिहाजा अवाम की राय जो है वो भी देखना जरूरी है। कुछ एक सैंपल हमने आपके लिए तैयार किया, लेट्स वॉच दिस। इमरान खान का साथ देना चाहिए, जिसके साथ शुरू से चले उसके साथ ही रहना चाहिए। ये भाग के जाने वाले तो आदमी दिलेर नहीं ना होते। अपोजिशन का साथ दें। क्या वजह यही है कि गरीब लोग आवाम परेशान हो गई है महंगाई से, हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। नहीं, वो हुकूमत का ही साथ देंगे, इत्यादि इनका साथ नहीं देंगे, अपोजिशन का साथ नहीं देंगे, किसी सूरत नहीं देंगे, पॉसिबल नहीं है। देखें, मेरा इत्तेहादियों से कोई कंसर्न नहीं है। मैं तो ये जानता हूँ कि ये जो 4 साल पाकिस्तान के गुजरे हैं, ये एक मैक्रो लेवल के ऊपर पाकिस्तान के बदतरीन 4 साल थे। हुकूमत की नाअहली की वजह से इसे हट जाना चाहिए। पूरी अवाम ही हुकूमत का साथ देगी और देना चाहिए। हमें ब्रिज वगैरह नहीं चाहिए। नून लीग की हुकूमत ने क्या किया, ब्रिज बनाया, ये किया, वो किया। हमें इन चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें सेहत की ज़रूरत है, हमें तालीम की ज़रूरत है। अपोजिशन का साथ देंगे भाई, हुकूमत का नहीं देंगे। हुकूमत चोर है, हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी है, हम अपोजिशन के साथ चलेंगे। अपोजिशन जो है वो ज़ाहिर ऑब्वियसली हुकूमत का साथ नहीं देगी, बिकॉज बहुत सारी पॉलिसीज़ हुकूमत की ऐसी हैं कि जो वो ये समझते हैं कि अवाम दोस्त नहीं है। हमें लगता है कि ये साथ नहीं देंगे। इसकी वजह ये है कि इमरान खान तो ठीक है खुद बंदा, पर इसके साथ जो बंदे हैं वो नहीं ठीक है। इस वक्त मजबूरी की वजह से, महंगाई की वजह से लोग अपोजिशन के साथ दे रहे हैं, इसलिए कि मतलब वो महंगाई की वजह से आवाम बेजार हो गया, वो तंग आ गया। जी बिल्कुल अपोजिशन का साथ देंगे इत्तेहादी, क्योंकि खान साहब जो है वो नाकाम हो चुके हैं, उनकी हुकूमत नाकाम हो चुकी है। आटा, घी, पेट्रोल और गैस, बिजली जो है वो महंगी हो चुकी है। ये यकीन है कि जितने इत्तेहादी हैं ये हमारे हुकूमत का साथ देगी और इंशाल्लाह ये जो असम्बली हैं ये अपनी जो मुद्दत है 5 साल की, इसको मुकम्मल करेगी। जी ये हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं ये भी अपनी गवर्नमेंट से तंग हैं, क्योंकि ये भी अपोजिशन के साथ ही देंगे। इनको 5 साल पूरे करने चाहिए। जैसे ये लोग जलसे वगैरह करते थे, वो इनको कहते थे कि हमें 5 साल पूरे करने चाहिए, कि आखिरी साल में ये लोग क्या करते हैं, फिर इनको पता चले दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हुकूमत ने जिस तरह का हाल बनाया है मुल्क का, मुझे नहीं लगता है कि इत्यादि इसका साथ देंगे। अपोजिशन की भी कदम इत्तेमाद कामयाब हो जाएगी तो आवाम को फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चेहरे वही तो पुराने। अगर हुकूमत कामयाब होगी तो वही चेहरे जो है ना पुराने। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और गरीब आवाम के साथ होकर इमरान खान को हटाना चाहिए। पैसों की जोड़ तोड़ चल रही है और आसिफ जरदारी सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं, जोड़ तोड़ के माहिर हैं। इमरान खान को सख्त टाइम देंगे। मैं ये समझता हूँ कि तहरीक अदम इत्तेमाद को कामयाब होना चाहिए, वो इसलिए कि हर तबका पाकिस्तान का मौजूदा हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों से नाला है। अदम एतमाद जिहड़ा हैगा ये जिहड़ा सियासी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हुकूमत का निज़ाम माशाअल्लाह बेहतर है, बहुत अच्छा है। उन्हों का एक मकसद है ये जरा आवाम को इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त पता लगेगा। हुकूमत के अपने मुफादात हैं, अपोजिशन के अपने मुफादात हैं। अवाम के बारे में किसी को किसी किस्म की कोई टेंशन परेशानी नहीं है। आवाम की किसी को कोई टेंशन नहीं है। ये आखिरी कमेंट था। और एक और भी कमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 1 साल तो रह गया है, दूध का दूध और पानी का पानी होने दें। अच्छा, बार बार जब इस आवाम की राय सुनते हैं ना, तो शहबाज गिल ने जो वीडियो लगाई थी वो सेम पर्सन की है, ओवरसीज़ और वो लोकल वाली, मुझे याद आ जाती है कि कुछ भी खिलवा लो किसी से। एक्चुअल सैंपल नहीं था, ये एक्चुअल सैंपल है। ये एक्चुअल होगा, लेकिन लुक एट दैट, वहाँ तो उन्होंने स्मार्टनेस भी नहीं दिखाई ना, बंदा ही बदल देते, शक्लें भी वही थी। तो आप तवक्को क्यों कर रही थी? हम अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात कराते, क्योंकि सियासत तो बहुत हो गई है और सियासत चलती भी रहेगी। और बताना आपको ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर के कॉन्वोकेशन में जो शुरका थे, जो लोग वहाँ मौजूद थे, अटेंडीज जो थे, वो उस वक्त इतने खुश हुए और खुशगवार हैरत भी हुई उन्हें, क्योंकि एक अबू और एक बेटी, यानी कि एक वालिद और एक उनकी बेटी, उन्होंने एक साथ PhD की डिग्री हासिल की है। और डॉक्टर मसूद खान ने मैकेट्रॉनिक्स, जबकि उनकी बेटी डॉक्टर नादिया मसूद ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। और दोनों हैं आज जियो पाकिस्तान के
मेहमान। इन दोनों को खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, डॉक्टर साहिबा आपने भी वक्त दिया, थैंक यू। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए सबसे पहले तो बिफोर एनी क्वेश्चन, ये आइडिया कैसे था? डॉक्टर मसूद खान आपसे पहले पूछते हैं कि ये ऑब्वियसली आपने देखा बच्ची तो ज़हीन है और उसने अपनी PhD वगैरह की तरफ वो जा रही है, तो उस वक्त आपने डिसाइड किया कि चलो मेरा भी यही वक्त है कि मैं भी करता हूँ? एक्चुअली मैं तो 1988 से अपने इस करियर जो टीचिंग का है ये मैंने इख्तियार किया था, तो इसमें ज़रूरत होती है आला तालीम की, लेकिन मेरी कुछ वजूहात थी, घरेलू वजूहात। मेरी वालदा हयात थी, मेरे वालिद 89 में फौत हो गए थे, तो मैं यानी दो चीज़ें होती हैं, एक खिदमत है और एक इबादत है जिससे अल्लाह खुश होता है। तो मैं यानी खिदमत को तरजीह दी कि मैं अपनी वालदा की खिदमत करूं, और मैंने 92 में, फिर 95 में, फिर 97 में, 2005 में स्कॉलरशिप्स मुझे मिलती ही रहीं, लेकिन मैं नहीं जा सका। मैंने खिदमत को प्रेफरेंस दी। तो 2015 में मेरी वालदा इंतकाल कर गई। फिर मैंने सोचा कि अब मुझे अपना टाइम जो है इस तरफ डालना चाहिए, तो फिर मैंने PhD का सोचा। तो जैसे ही मैं ये सब कुछ कर रहा था तो नादिया का मास्टर्स कंप्लीट हो गया, तो फिर मैंने उसको भी कहा कि मैं शुरू कर रहा हूँ तो आप भी शुरू कर सकती हैं। तो इस तरीके से हम दोनों ने एक साथ शुरू किया और उसने इंस्पिरेशन ले ली और आ गई इस फील्ड में। जबरदस्त स्टोरी है। तो डॉक्टर नादिया आपका भी यही ख्याल था कि जब वालिद साहब ने आपको सजेस्ट किया कि चलिए अब मेरा वक्त आ गया कि मैं करना चाहता हूँ PhD, तो इज दैट व्हेन यू आल्सो डिसाइडेड कि आपने कहा पहले अब्बू मैं कर लूँ या पहले आप कर लें, दोनों में से कोई पहले कर ले? आसान था दोनों का साथ ही PhD करना, तो एक दूसरे को हौसला मिला? जी एक्चुअली मेरी जो बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी वो 2014 में कंप्लीट हुई, तो मेरी सारी एजुकेशन है वो विदाउट गैप चलती रही। और इसकी जो रीज़न थी कि पापा बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट करते थे कि भाई आप अपने एजुकेशन पे फोकस करो और साथ साथ जो भी आपको हो सके आप हायर एजुकेशन की तरफ जाओ। तो 2014 में जब मेरी बैचलर्स कंप्लीट हुई, मैंने उसी के साथ मास्टर्स में एडमिशन लिया, वो भी मेरे फादर की ही इनकरेजमेंट थी, और 2016 में अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कंप्लीट हुआ। तो 2017 में जब माय फादर वाज रेडी कि वो भी PhD में एडमिशन ले, तब मेरा भी था कि ठीक है मेरे पास मास्टर्स डिग्री है तो मैं भी इनके साथ एडमिशन ले सकती हूँ। तो बस हम दोनों ने ये डिसाइड कर लिया, एक दूसरे को सपोर्ट इनकरेज करके कि ओके वी आर रेडी नाउ कि हम एडमिशन। अच्छा, आपका तो विदाउट गैप चलता रहा, लेकिन डॉक्टर साहब आपका बहुत गैप भी आया बीच में, जिसकी आपने बड़ी ज़बरदस्त एक वजह भी बताई कि आप अपनी वालदा से कितने अटैच थे। कितना मुश्किल होता है एक अरसे के गैप के बाद दोबारा से पढ़ाई को कंटिन्यू करना? ऑल्दो आप तदरीस के शोबे से वाबस्ता थे, लेकिन फिर भी वाज इट टफ? जब आपने शुरू कर दिया तो आपको ख्याल आया कि मैंने क्या शुरू कर दिया है यार? नहीं, हम तो इसी फील्ड में थे, पढ़ा रहे थे, तो इतना टफ नहीं था। अटैच थे लर्निंग के साथ, क्योंकि आप पढ़ाते हैं तो लर्निंग को छोड़ नहीं सकते, आप लर्न करते रहते हैं और साथ में सिखा भी रहे होते हैं। तो इस सच इतना तो मुश्किल नहीं था। मुश्किल ये था कि उसमें कोर्स वर्क भी होता है, और जो कोर्स वर्क है वो जो आपका PhD टॉपिक है उससे रिलेटेड होता है कि उसमें आपको हेल्प मिल जाए और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी रिसर्च कर सकें। तो वो कोर्स वर्क हमें करना पड़ा, और वो मुझे थोड़ा मुश्किल इसलिए शायद हुआ कि मैं पढ़ भी रहा था और साथ पढ़ा भी रहा था। तो इधर अपने ग्रेड्स भी लेने थे, क्योंकि अगर आप कोई ग्रेड हैं कि अगर उससे नीचे आप चले जाते हैं तो फिर आप क्वालिफाई नहीं करते PhD के लिए, तो उसका भी ख्याल रखना था। डेफिनेटली आप अपने स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंस्पिरेशन होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को आप जितना कहते होंगे पढ़ाई का, तो खुद भी बाय एग्जांपल आप शो कर रहे थे, क्योंकि पढ़ाई तो आपकी भी चल रही थी। डॉक्टर नादिया, अब जब इंसान इतनी बड़ी डिग्री PhD के लिए काम कर रहा हो, बड़ा हौसला चाहिए होता है, इंकरेजमेंट और मदद भी चाहिए होती है। अक्सर अपने फैमिली मेम्बर्स की तरफ भी उस मदद के लिए आप लुक अप टू करते हैं, तो यहाँ किस तरह आपने किया? क्योंकि आपके तो फादर खुद उस वक्त पढ़ रहे थे, और किस तरह एक दूसरे को हेल्प आउट किया, इनकरेज किया?
जी, हमारी रिसर्च जो थी वो साथ साथ ही चलती रही और हम दोनों बिकॉज कोई अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती थी जिसमें मैं स्टक हो जाती थी तो ऑब्वियसली मेरे गाइडेंस के सोर्स मेरे साथ घर में ही मौजूद थी, तो मैं अपने फादर की तरफ ही रुजू करती थी और उनसे पूछती थी कि इस प्रॉब्लम के मैं कैसे सॉल्व करूं, तो वो गाइडेंस मुझे उनसे घर में ही मिल जाती थी और वो मुझे प्रायोरिटी देते भी थे कि ठीक है मैं अपने काम को ज़रा साइड पे करके नादिया को भी साथ साथ कराता जाऊँ, तो वो इनकरेजमेंट और सपोर्ट तो फुल टाइम जी वो फादर की साइड से मिलती रही। तो आपने क्या करना है अब आगे? आपने माशाल्लाह डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली है, आप भी तदरीस पढ़ाने के शोबे से ही अपने वालिद साहब की तरह मुंसलिक होना चाहती हैं या कुछ और प्लान्स हैं आपके? जी एग्जैक्टली मैं भी एकेडेमिया पोजीशंस के लिए अभी मैं सर्च कर रही हूँ और इसके साथ साथ मैंने अपने ड्यूरिंग PhD भी एक रिसर्च प्रोफाइल बनाई है, तो एज ए रिसर्च भी मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ और करेंटली मैं एक UK बेस्ड रिसर्च फॉर्म है तो उनके साथ एज ए रिसर्चर काम कर रही हूँ। एक सवाल हुआ मेरे जहन में आ रहा है, ऐसे में जो आपकी अम्मी हैं और डॉक्टर साहब की बेगम हैं उनका किरदार हम ज़रूर जानना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ये तो नहीं उन्होंने कहा कि भाई तुम बाप बेटी ने मिलकर मुझे क्या पागल बनाया हुआ है, सारी जिम्मेदारी घर की मेरे पे आ गई है। एक ही फर्द है वो इतनी कोई एक्सट्रीम पढ़ाई कर रहा हो तो बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, बाकियों के लिए तो यहाँ तो दो थे और घर भी संभालना होता है, फिर बहुत जिम्मेदारी उसकी भी होती है। जवाब किसने देना है? दोनों दे दें सर। डॉक्टर साहब आप बताएं पहले, तो आप बड़ा मुस्कुरा रहे थे। पहले आप दे दें। मैं तो बहुत अप्रिशिएट करूंगा अपनी वाइफ की कंट्रीब्यूशन को, क्योंकि ये मेरी वालदा की खिदमत जो है सिर्फ मैंने नहीं की, मेरी बेगम भी इसमें शामिल रही है। उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया और बच्चों की पढ़ाई, मेरे माशाल्लाह 7 बच्चे हैं, तो सबको देखना, फिर मेरी वालदा को देखना और बड़ा अच्छा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। और हम यानी जब तक मेरी वालदा हयात थी तो मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं शुरू करूं PhD वगैरह, लेकिन बच्चे भी बड़े हो गए तो ये भी कंट्रीब्यूट करने लगे, तो तब हमें थोड़ी सहूलत हो गई और हम इस फील्ड में आगे पढ़ाई आगे बढ़ाएं। ज़बरदस्त। नादिया, आप एल्डेस्ट हैं, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि घर में तो बाकी बहन भाई, क्योंकि आपके माशाल्लाह 6 बहन भाई हैं आगे, तो उनको भी पढ़ाती हैं? जी बिल्कुल, मुझसे बड़ी एक बहन है तो और वो भी पढ़ाती रहती थी, जो भी ऑब्वियसली स्कूल के सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स और इंग्लिश इस टाइप के सब्जेक्ट्स में, तो पढ़ाती रही हूँ और हेल्प आउट करती हूँ। वंडरफुल, वी आर रियली सॉरी, टाइम हमारे पास कम है। डॉक्टर नादिया मसूद, डॉक्टर मसूद खान, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई आपसे। ये मॉडल्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए इंस्टेड ऑफ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। अच्छा जी, अगर टाइम है और इजाजत है तो क्रिकेट की भी बात करेंगे। नहीं, लाजमी है, फैसला कुन मार्का है लाहौर में। फिर आपको बता दें जी, रावलपिंडी और कराची टेस्ट जो है वो ड्रॉ होने के बाद तमाम नजरें अब लाहौर टेस्ट पर हैं और जहां 21 मार्च से तीसरा टेस्ट शुरू होगा और पिछले दोनों टेस्ट मैचेस की पिच पर बड़े एतराज़ात सामने आए हैं। आपको पता है हमने भी यहाँ इस फोरम पे बहुत बात की है, तो इसलिए लाहौर की पिच बनाने के लिए गैर मुल्की क्यूरेटर की खिदमात जो हैं वो हासिल की जा रही हैं और अपेरेंटली वो दुबई बेस्ड हैं, ICC से मुंसलिक हैं और ऑल्दो उनको ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन है, इसलिए लोग कंफ्यूज कर रहे थे कि वो ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं। चाह रही थी बिकॉज़ ये कंफ्यूजन एक्चुअली होनी नहीं चाहिए। अच्छा जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे और T20 मैच जो है उसके लिए भी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। उसमें कुछ लोग दिल बर्दाश्ता हैं, नाराज हैं, कुछ तब्दीलियां, कुछ नए चेहरे जो हैं उनको या तो डेब्यू होगा उनका या उनको एटलीस्ट स्क्वाड में रखा गया है। सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले टेस्ट की बात कर लें आप। बिल्कुल, ये जरा कंफ्यूजन सी है सोहेल इमरान के, ये ऑस्ट्रेलियन है और इनको क्यों बुलाया और ये क्यों पिच बनाएंगे, हमें तो सही स्टोरी पता है लेकिन आप जरा आवाम को समझा दें। देखिए, टॉबी लिविंगस्टन का ओरिजिन डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया के साथ है, लेकिन प्रोफेशनल हैं वो और क्यूरेटर हैं, ICC की एकेडमी है उसके साथ वो काम कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक प्रोफेशनल शख्स जिसने अपना इतना नाम कमाया, इतनी बड़ी जॉब पे वो काम कर रहा है और अपना एक शोहरत के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी खिदमात भी हासिल की, तो हम लोग अगर ये देखें कि जो उनका ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन है और उसकी वजह से कुछ पिच की तैयारी में फेवर मिल सकती है, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। वैसे भी अगर हम देखेंगे पिच ये नहीं है कि रातों रात बन जाती है, 3-4 रोज़ उनको मिले हैं। डेफिनेटली उसकी नोक पलक उन्होंने ज़रूर दुरुस्त की होगी कि कितना रोल होना चाहिए, कितना पानी लगना चाहिए, कितना मॉइस्चर रहना चाहिए। लेकिन अगर आप ये समझें कि उनके 3-4 रोज़ के अंदर आने से लाहौर की जो एक टिपिकल
पिच रही है टेस्ट मैच के लिए या जो जिस तरह का बिहेव करती है, तो उसमें वो कोई बहुत ही चेंज ला सकते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। डेफिनेटली वो अपना उनका जो तजर्बा है, कुछ फराहम जो ग्राउंड स्टाफ है उनको ज़रूर बताएंगे कि किस तरह इसको अच्छा 5 दिन अच्छे तरीके से रखा जाए, मेंटोर कर देंगे। अच्छा, मुझे लाहौर स्टेडियम की बात करे थे, ऑल तो हमने स्क्वाड की बात करनी है, तफसीली क्विकली बता दें सोहेल, ये लाहौर स्टेडियम की नाम तब्दीली का जो मामला उठा था वो सही है बात? डेफिनेटली आपको याद होगा जब चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा ने जब अपना चार्ज संभाला था तो खासे उन्होंने कुछ फैसले भी किए थे और कुछ अच्छा करना चाह रहे थे ताकि अपने तौर पे चीज़ें जो हैं वो फंड्स जनरेट करें और वही फंड्स जो हैं वो उस स्टेडियम के ऊपर लगें। और उसका तस्करा उन्होंने अपनी शुरुआत की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी किया था कि कद्दाफी स्टेडियम और जो नेशनल स्टेडियम कराची है इनके नाम स्पॉन्सर्स के नाम पर होंगे ताकि रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। जिस तरह आपको पता होगा कि इंग्लैंड में भी एक क्रिकेट काम ऑलरेडी यानी कि शुरू हो गया। जी आप डेफिनेटली इसके ऊपर काम शुरू हो गया और इसके बहुत जल्द इसके नाम स्पॉन्सर्स फाइनल आ जाएंगे। अच्छा जी, आप बताइए। ट्रेडिशनली अभी तो पिच क्यूरेट हो ही रही है, लेकिन ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो लाहौर की पिच किसको ज्यादा सपोर्ट करती है? स्पिनर्स को करती है, बैटर्स को करती है, फास्ट बॉलर्स को करती है, किस तरह, हाउ डज इट वर्क? सबसे अच्छी बात यह है कि 13 बरसों के करीब हो चुके हैं कि यहाँ पर टेस्ट मैच जो आखिरी यहाँ पर खेला गया था और उसके बाद से अब ये टेस्ट मैच हो रहा है, क्योंकि इससे पहले पिंडी में और कराची में ज़रूर टेस्ट मैचेस हुए हैं, लाहौर में एक तवील अरसे के बाद मैच हो रहा है। इसकी जो टिपिकल पिच है वो यही है कि बैट्समैनों को फेवर करती है, चौथे और 5वें रोज स्पिनर्स भी इस पर मदद हासिल करते हैं, लेकिन टिपिकल ये पिच जो है वो बैट्समैनों के लिए मददगारी है। लेकिन जो अभी हम पिच देख रहे हैं, अगर वो जो कल भी हम वो वहाँ पर मौजूद थे, इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस इसलिए हाथ से नजर आएगा कि इसमें हमें बाउंस नजर आएगा जो अभी तक लग रहा है। लेकिन अगर आप टिपिकल अच्छा लास्टली आप जरा स्क्वाड के बारे में बता दें, वनडे और T20 का बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। डोमेस्टिक में से मोहम्मद नवाज नहीं, आसिफ आफरीदी और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस को शामिल किया गया है। अच्छा, इमाद वसीम के बारे में इत्तलाते हैं कि भाई बड़े वो नाराज़ हैं, अपसेट हैं, और फिर सरफराज की भी अब फाइनली इट लुक्स लाइक कि पीसीबी ने अपनी राहें उनसे अलग कर ली हैं। क्या इस पे मौक़िफ़ आ रहा है इन तमाम बातों पर नज़र रखने वाले हलकों की तरफ से जो स्क्वाड आया है? बाज़ों की राय ये भी है कि मोहम्मद हारिस को प्रॉब्ली ज़रा कच्चा तोड़ा जा रहा है अभी, लेकिन लेट्स सी कि उन्हें शायद खिलाया नहीं जाए, उन्हें स्क्वाड में रखा जाए। अब्दुल्ला, शायद कुछ लोग भूल रहे हैं कि हमारे यहाँ दिसंबर में सीरीज़ खेली गई थी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वनडे और T20 की। वनडे कोविड की वजह से नहीं हुए थे मैचेस, T20 की सीरीज़ हुई थी, उसमें भी सरफराज अहमद नहीं थे। और उससे पहले जब न्यूजीलैंड की सीरीज़ हो रही थी और वो एंड जिस दिन मैच था और वो कैंसिल हो गई थी सीरीज़, उसमें भी मोहम्मद हारिस थे। और उसके बाद मोहम्मद हारिस ने अपना इम्पैक्ट बड़ा अच्छा PSL 7 में डाला, आफरीदी ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो ये बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं की गई हैं। अगर आपके जहन में स्क्वाड हो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ का वनडे और T20 का, मोहम्मद हसनैन थे क्योंकि उनका गैर कानूनी बॉलिंग एक्शन करार दे दिया गया था, उनकी जगह पर हसन अली वापस आ गए। इमाद के बारे में इत्तलाती वो नाराज़ हैं, वो कहते हैं बताया भी नहीं कि मुझे क्यों नहीं रखा। उससे पहले भी तो वो टीम में शामिल नहीं थे, तब भी उनके बारे में इसी तरह की जो चीज़ें थी वो सामने आती रही थी। मेरा ख्याल भी इसमें उन्होंने कंटिन्यूटी को बरकरार रखने की कोशिश की है सिलेक्शन कमेटी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर समझने वाली है इस चीज़ में कि शान मसूद के हवाले से अगर हम बात करेंगे, जिनकी बहुत ज़्यादा रन्स हैं और उनको जो एवरेज है, उनका जो स्ट्राइक रेट है, वो जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनसे फार अहेड है, लेकिन उनका मेरे ख्याल में जिनके आप नाम ले रहे हैं उनसे ज़्यादा शान मसूद का टीम में ना शामिल होना, ये भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। ये इसीलिए तो हम आपको बुलाते हैं कि आप जरा इंसाइट देते हैं हमें और आपकी गहरी नज़र मामलात पे। बहुत शुक्रिया आपका ज़ोहेल भाई, थैंक यू। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि लाहौर में भी स्टेडियम जो होगा ना वो भरा होगा, बिकॉज़ वी सॉ व्हाट हैपेंड। कराची वाज अमेजिंग और फिर रावलपिंडी भी था। पिंडी वाज मोर अमेजिंग आई थिंक, स्टेट क्राउड दोनों ही बड़ी, मतलब लाहौर से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है ना। और बाय द वे आहत रज़ा मीर ने कल एक स्टोरी लगाई हुई थी इंस्टाग्राम पे, आई गेस वो किसी वो नेटफ्लिक्स पे किसी रेजिडेंट इविल, बिल्कुल रेजिडेंट इविल उस सीरीज में ही इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। तो उनके जो फैंस हैं दे कैन वेट, और ये जुलाई 14 को जी आई थिंक ये लॉन्च होगी। इज दैट राइट? ओह यस, एक और भी आ गया, ये पोस्टर देख लें, दूसरा वाला दिखाएं, वो पुराने वाला है। अच्छा वो पुराना, वो तो वैसे ही हम आपको आहत दिखा रहे थे ना, लेकिन दिस इज द रेजिडेंट इविल, इनकी सीरीज का नाम है। और काम किया मुझे आहत दिखा आपको नहीं, लोगों को। ओह वेल, अच्छा जी, दुआ यही करते हैं कि जो भी हो पॉलिटिकल फ्रंट पे पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए बेहतर हो, और वी गोना सी यू ऑन मंडे। हैव अ ग्रेट वीकेंड।